हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे आज के टॉपिक जिसका नाम है इलास्टिक लिमिट। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को अपन स्टार्ट करते हैं। इलास्टिक लिमिट क्या होती है? द मैक्सिमम स्ट्रेस विद इन विच द बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूविंग ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। इसको कुछ इस तरीके से समझिए स्टूडेंट्स। आपने क्या करा, एक वायर लिया, आपने एक कोई ऐसी बॉडी ली जिसका नेचर क्या है, इलास्टिक है। मतलब अगर उस पर से फोर्स अपन हटाते हैं तो वो वापस क्या कर लेगी, अपनी ओरिजिनल शेप ऑक्यूपाई कर लेगी। तो आपने इस तरीके से एक रबड़ बैंड लिया, इससे क्या करा, मैंने एक वेट को इससे टाई कर दिया। ऐसे मार्कर को मैंने क्या करा, इससे टाई कर दिया और इसको मैंने छोड़ दिया। तो ये क्या करेगा, मार्कर अपने लोड की वजह से इसको स्ट्रेच करेगा। लेकिन जैसे ही मैं लोड हटाऊंगा तो ये आपका रबर बैंड क्या है, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर क्या हो बच्चों, अगर इसमें अपन क्या कर दें, कोई और ज़्यादा हैवी लिमिट लगा दें, मतलब और ज़्यादा भारी चीज़ लटका दें, तो ये क्या होगा, या तो ये अपनी थोड़ी जो ओरिजिनल लेंथ होगी उससे ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा, मतलब डिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है। अगर जैसे इसकी लिमिट अभी मतलब इसकी लेंथ इतनी है, इतनी इसकी अगर लेंथ है, अगर इसमें मैं ज़्यादा हैवी लोड लगा दूँ तो इसकी लेंथ क्या हो जाएगी, वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे आने के बाद भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। मतलब ऐसी बॉडी जिसके ऊपर अगर अपन कोई फोर्स लगाते हैं और उसकी क्या हो, शेप चेंज हो जाए और वापस अपन जब उस पर से फोर्स हटाएंगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाती है, उनको तो अपन क्या बोलेंगे, प्रॉपरली इलास्टिक बॉडी कहते हैं। ठीक है। लेकिन लिमिट क्या होती है कि भाई इतनी तक, तो इतनी अगर इस पर फोर्स लगेगी तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाएगा। लेकिन अगर इस पॉइंट के बाद इस पर अगर फोर्स लगती है तो ये बॉडी क्या हो जाएगी, या तो आपकी डैमेज हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, या फिर ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर अगर आ भी जाता है तो लेकिन इसके अंदर क्या हो जाएगा, इसकी जो लेंथ है वो आपकी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जैसा कि अगर अपन एग्जांपल की बात करें, आपका एक रबड़ बैंड होता है, एक आप बिल्कुल नया रबड़ बैंड अगर आप यूज में लेते हो तो बिल्कुल बिल्कुल अपनी प्रॉपर लेंथ और साइज की तरह होता है। लेकिन जैसे अपन उसको बार बार यूज करते हैं तो उसकी जो इलास्टिसिटी है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है, क्योंकि समटाइम्स तो क्या होता है, उस पर जो लोड होता है उसकी लिमिट से ज़्यादा लग जाता है। ठीक है। तो इलास्टिक लिमिट आपका बेसिकली क्या होता है, वो पॉइंट होता है कि भाई इतनी लिमिट तक तो आपकी बॉडी अपनी ओरिजिनल साइज रीगेन कर सकती है, लेकिन अगर इस लिमिट के पार अगर अगर आपने लोड लगाया तो बॉडी आपकी साइज रीगेन नहीं करेगी। तो उस चीज़ को अपन क्या बोलेंगे, इलास्टिक लिमिट कहते हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ पे जो टॉपिक आता है वो आता है हुक्स लॉ। तो चलिए उसको भी अपन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है वो होता है हुक्स लॉ एंड मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो जो हुक थे, इनका नाम पूरा रॉबर्ट हुक था। ये बेसिकली एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने आपको ये लॉ दिया था, इसलिए अपन ने जो इनका नाम है उन्हीं के ऊपर ये जो लॉ है उन्हीं के नाम के ऊपर रखा है। ठीक है। तो इन्होंने क्या बताया था कि जो आपके पास यहाँ पे एक्सटेंशन प्रोड्यूस होता है किसी भी वायर के अंदर, मतलब जो वायर का खिंचाव होता है वो किसी भी मतलब वायर का जो खिंचाव होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसके वेट पे। जितना ज़्यादा आप क्या करोगे, वेट अप्लाई करोगे, वायर उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रेच हो जाएगा। तो यहाँ पे अपन इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास क्या है, एक हुक है जिसके अंदर क्या है, एक स्प्रिंग लगी हुई है और नीचे उसके साथ क्या है, एक हुक लगा हुआ है। ठीक है। अभी तो क्या है, ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन के ऊपर है, मैंने इस पर कोई वेट अप्लाई नहीं कर रखा है। लेकिन जैसे ही इसके ऊपर एक मैं 5 kg का एक ब्लॉक टाई कर दूंगा, मतलब इसके ऊपर एक ब्लॉक में रख दूंगा, तो आप क्या देखने को मिलेगा, जो स्प्रिंग होगी उसके अंदर क्या आ जाएगा, कुछ खिंचाव हो जाएगा। जैसे कि अगर अपन बात करें, इस तरीके की स्प्रिंग है आपके पास, तो जैसे ही आप स्प्रिंग को खींचोगे तो क्या हो जाएगा, ये कुछ इस तरीके से खिंच जाएगी, मतलब एक्सटेंड हो जाएगी। ठीक है। और अगर अपन क्या करेंगे, इसमें अगर वेट इंक्रीज कर देंगे तो एक्सटेंशन भी क्या हो जाएगा, आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने क्या बताया था कि जो ये एक्सटेंशन होता है वो किसकी वजह से होता है, जितना लोड आप उस पर अप्लाई कर रहे हो। इसलिए जो आपके पास एक्सटेंशन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है, जो आपका लोड अप्लाइड हो रहा है। इससे इन्होंने एक कॉन्सेप्ट भी बताया था कि जो आपकी स्ट्रेस होती है किसी भी बॉडी की, वो कहाँ किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, स्ट्रेन के।
तो जैसे ही अपन ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लगता है, कांस्टेंट लगता है, जिसको मैं क्या लिख रहा हूँ अभी, कांस्टेंट ही लिख रहा हूँ। ठीक है, अगर मैं इस कांस्टेंट की वैल्यू निकालूंगा तो मुझे स्ट्रेन को कहाँ लेके जाना पड़ेगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में तो इधर आगे क्या हो जाएगा, ये डिवाइड के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो कांस्टेंट की वैल्यू आपकी क्या निकल के आती है, स्ट्रेस डिवाइडेड बाय स्ट्रेन, ये आपकी कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला निकल के आता है। और इस कांस्टेंट को अपन बोलते हैं मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी। ये जो आपका कांस्टेंट है इसका नाम है आपका मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको अपन ई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसके बारे में भी अपन थोड़ी डिटेल के अंदर बात कर लेते हैं। तो देखिए, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपकी क्या होती है, बेसिकली स्ट्रेस और आपका जो स्ट्रेन होता है उसके बीच का रेशियो होती है। अगर इसकी डेफिनेशन की बात करेंगे तो इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस टू द करेस्पॉन्डिंग स्ट्रेन विद इन द इलास्टिक लिमिट। ठीक है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को अपन रिप्रेजेंट करते हैं ई से, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपका स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। जो आपका कांस्टेंट आया था इसे अपन क्या बोल रहे हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कह रहे हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या निकाला था, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन अपन ने यहाँ पे फॉर्मूला कैलकुलेट करा था। उसके बाद अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर, जो कि किसकी एसआई यूनिट है, स्ट्रेस की। क्योंकि आपकी जो स्ट्रेन होती है वो आपका क्या होता है, वो लिमिटलेस होता है, उसकी कोई एसआई यूनिट नहीं होती है, इसलिए अपन यहाँ पे जो यूनिट यूज़ करेंगे वो स्ट्रेस की ही करेंगे। ठीक है, और अगर बात करें डायमेंशन फार्मूला की तो इसका डायमेंशन फार्मूला भी क्या है, m1l-1t-2, जो कि क्या है आपका स्ट्रेस का ही डायमेंशन फार्मूला है। आपकी जो स्ट्रेन होती है वो डायमेंशन लेस होती है, उसका आपका कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं होता है। और अगर बात करें मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की तो ये आपकी तीन तरह की होती है, तीन डिफरेंट टाइप की आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है। तो चलिए उसके बारे में अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स तीन तरह की आपकी डिफरेंट टाइप की मॉडुलाई होती है, मतलब तीन अलग अलग तरीके की आपकी इलास्टिसिटी होती है। पहला आता है आपका यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस जो बेसिकली होता है अपन यूज में लेते हैं, जो आपकी लेंथ होती है, ठीक है, लेंथ के बीच का जो कांस्टेंट होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस बोलते हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ लेंथ। ठीक है, जो लेंथ की इलास्टिसिटी होगी, मॉडुलस इलास्टिसिटी होगी, उसको अपन क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस बोलेंगे, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, वाई से। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो सेकंड टाइप आपकी जो आती है इसके अंदर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की, वो आती है बल्क मॉडुलस। बल्क मॉडुलस बेसिकली आपका कहाँ यूज में लिया जाता है, जहां बात आए आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ वॉल्यूम। वॉल्यूम के लिए अगर अपन मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालेंगे तो उसे क्या बोलेंगे, बल्क इलास्टिसिटी, जिसको अपन किससे रिप्रेजेंट करेंगे, के से। और आपका जो लास्ट और थर्ड तरह की जो आपकी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आती है वो आती है मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, उसको अपन बोलते हैं, या फिर आप कहोगे शेयर मॉडुलस, जिसको अपन नेफ्टा से डिनोट करते हैं। आपको ये एक साइन होता है, एक एफिशिएंसी का साइन होता है, जिसे अपन एन बना के उसको थोड़ा सा स्ट्रेच कर देते हैं। ये आपका क्या होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ शेप। जब आप शेप के लिए मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी कैलकुलेट करोगे तो उसे आप क्या बोलोगे, शेयर मॉडुलस, या फिर आप क्या बोलोगे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। ठीक है, यंग मॉडुलस लेंथ के लिए यूज होता है, बल्क मॉडुलस वॉल्यूम के लिए यूज होता है, और आपका शेप के लिए रिजिडिटी के लिए क्या यूज होता है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी आपका काफी यूज होता है शेप के लिए। ठीक है, तो चलो इसको एक बार अपन थोड़ा सा यंग मॉडुलस को और डिटेल के अंदर अच्छे से एक डेरिवेशन से समझते हैं, ताकि अपने जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए इसके अंदर। तो देखिए, यंग मॉडुलस आपका क्या होता है, विद इन इलास्टिक लिमिट द रेशियो ऑफ longitudinal stress to the longitudinal strain is called young modulus। जो आपका longitudinal stress होगा, मतलब जो लेंथ के अंदर जो आपकी लेंथ इंक्रीज हो रही है उसको वापस आने में जो स्ट्रेस लग रहा है, और आपका जो longitudinal strain होगा, मतलब जो आपकी बॉडी के डायमेंशन है वो जो चेंज हो रही है लेंथ की, उन दोनों के बीच के रेशियो को अपन क्या बोलेंगे, यंग मॉडुलस बोलेंगे। इसको अपन एक डेरिवेशन से समझते हैं। मैंने क्या करा, एक वायर लिया। अभी वायर क्या है आपके ऊपर, कोई अपन ने, आप नीचे वाले डायग्राम को मत देखिएगा, वायर की लेंथ कितनी है, एल है। मैंने इस पे क्या करा, एक वेट मतलब फोर्स लगाई, इसको मैंने खींचा तो इसकी लेंथ कितनी एक्सटेंड हो गई आपकी, डेल्टा एल एक्सटेंड हो गई। क्योंकि मैं ये लेंथ आपकी कैसे एक्सटेंड हुई, मैंने इस पे फोर्स लगाई, और ये वायर है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है मेरे पास, ए है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, जो आपके पास यंग मॉडुलस का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइडेड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के लिए तो फॉर्मूला अपन स्ट्रेस का यूज करेंगे, F डिवाइडेड बाय A, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के लिए जो अपन ने अभी पीछे स्ट्रेन के टॉपिक में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का फॉर्मूला अपन ने पढ़ा है वो है डेल्टा L
डिवाइडेड बाय एल। अब जैसे ही आप इसको ऊपर की तरफ लेके आएंगे नीचे वाली टर्म को, तो ये क्या हो जाएंगे, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाएंगे। और ये आपके पास क्या है, इनटू का साइन है बीच में। अगर मेरे पास क्या हो, अगर ये जो आपके पास रेडियस हो, क्योंकि आपका क्रॉस सेक्शन एरिया अगर आप वायर को देखेंगे तो कैसा बनेगा, आपका एक सर्कल बनेगा। वायर आपका बेसिकली होता तो सिलेंड्रिकल है, लेकिन अगर अपन उसको फ्रंट से देखें, जैसे आपका सिलेंड्रिकल है, अभी आप इसको फ्रंट से देखोगे ना तो सिर्फ आपको ये सर्कल दिख रहा है। तो ये जो सर्कल है आपका, ये बेसिकली क्या होगा, आपका फ्रंट व्यू होगा किसका, वायर का। तो अपन इसी को अभी कंसिडर करते हैं। और अगर मैं सर्कल की बात करूं और ये मेरे पास एरिया है इस वायर का, तो एरिया आपका क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर होगा। और इसकी जो मैं रेडियस मान लेता हूँ, कितनी मान लेता हूँ कि भाई मेरे पास ये रेडियस कितनी आर है। तो अगर मेरे वायर के पास जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है और उसका रेडियस कितना आर है, तो मैं एक ही वैल्यू यहाँ पे क्या पुटअप कर सकते हूँ, पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट से मेरे पास वैल्यू कितनी आ जाती है, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एल डॉट डी एल। तो ये आपके पास यंग मॉडुलस के लिए फॉर्मूला निकल जाता है, किसका, यंग मॉडुलस का फॉर्मूला निकल जाता है किसके लिए, वायर के लिए। तो अगर आपके लिए वायर के लिए क्वेश्चन आएगा कि अगर आपको वायर के लिए कांस्टेंट वैल्यू निकालनी है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी निकालनी है, तो आप क्या यूज़ करोगे, इस वाले फॉर्मूले से आप कैलकुलेट करोगे। इसमें एक छोटा सा कंडीशन और आप समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं इसको रब कर देता हूँ। अगर मेरे पास इस फॉर्मूले के अंदर, जैसे जो वाई का फॉर्मूला आया है आपके पास क्या आया है, एफ डिवाइडेड बाय पाई एफ डिवाइडेड बाय ए इनटू डेल्टा एल डिवाइडेड बाय डेल्टा एल। इसके अंदर मेरे पास जो आपके पास एरिया है उसकी वैल्यू अगर ये 1 मीटर स्क्वायर हो जाए, लेंथ की वैल्यू 1 मीटर हो जाए और डेल्टा एल की वैल्यू आपके पास हो जाए 1 मीटर हो जाए, तो ऐसे केस में क्या होगा, मेरे पास जो आपके पास यंग मॉडुलस आएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, फोर्स के बराबर हो जाएगा। कब, जब आपके पास एरिया की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, लेंथ की वैल्यू कितनी हो जाए, 1 हो जाए, और आपके पास जो लेंथ चेंज हो रही है उसकी वैल्यू कितनी हो जाए, आपके पास 1 हो जाए। तो तब आपके पास जो यहाँ पे यंग मॉडुलस निकलेगा वो आपका किसके बराबर आ जाएगा, फोर्स के बराबर आ जाएगा। तो ये अपना कंप्लीट टॉपिक था। आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आई होगी, वीडियो में किसी तरह का कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट रहता है स्टूडेंट्स, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन पर ज़रूर से हिट करिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और अगर आपको किसी भी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, वहाँ पे जाके आप ज्वाइन हो सकते हैं। आपकी जो भी क्वायरीज है वो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं। इस चैप्टर के आपके रिटर्न नोट्स अगर आपको रिक्वायर्ड है तो आप वहाँ पे मेरे से कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर किसी भी और चैप्टर के नोट जो आपको चाहिए हो 11th 12th क्लास के फिजिक्स से रिलेटेड, वो आप मेरे से वहाँ पे कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।